हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो समाजशास्त्र के अंतर्गत परिवार विवाह से संबंधित है। परिवार है टॉपिक, विवाह है और नातेदार इत्यादि ये जो टॉपिक है इससे संबंधित है। और आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि सर MCQ टाइप के क्वेश्चन भी अपलोड करिए, तो उसी से संबंधित ये वीडियो है। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, कथन कारण से संबंधित ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले हम इन्हें करेंगे, साथ में मैं ये भी बताऊंगी कथन कारण वाले क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है। कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन आ जाएं तो उनका बहुत ही शॉर्ट फार्मूला बताऊंगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि लास्ट तक में बहुत सारी चीज़ें मैं ऐसी बताऊंगा जो एग्ज़ाम हॉल में आप फेस करते हैं या फिर कुछ समस्याएँ जो एग्ज़ाम हॉल में आती हैं उनसे संबंधित। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। विस्तृत परिवार के सदस्य खास तौर से एक ही मकान में साथ रहते हैं या पास के मकान में रहते हैं, ठीक है। समाजशास्त्र एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हमें रटने की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ समझना है, ठीक है। परिवार है, समिति है, समुदाय है, विवाह है, नातेदारी, रिश्तेदारी, ये सब ऐसे टॉपिक होते हैं जो हम लोगों ने खूब फेस किया हुआ है, देखा हुआ। इसे गौर से देखिए, ठीक से देखिए कि क्या कह रहा है कि विस्तृत परिवार के सदस्य खास तौर से एक ही मकान में रहते हैं या फिर पास के मकान में रहते हैं। यानी जो परिवार है, अक्सर आपने देखा होगा अगर संयुक्त परिवार है तो एक ही मकान में रहते हैं, या फिर क्या होता है कि मान लो बंटवारा भी हो जाता है तो एक बड़ा सा मान लीजिए मकान है तो उसी के 4 हिस्से हो जाते हैं, तो पास पास में रहते हैं, इस टाइप से होता है। तो बिल्कुल सही लग रहा है ये। अच्छा, अब इसका कारण देखते हैं। वे एक एकीकृत आर्थिक इकाई के रूप में कार्य करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जैसा कि यहाँ उत्तर में दिया हुआ ए और आर, यानी कथन और कारण दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। तो यहाँ पे ये वाला पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, याद रखना पहला वाला, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, यानी इसका जो है ए आंसर हो जाएगा। नातेदारी स्पष्टतः परिवार की अपेक्षा एक बृहद श्रेणी है। इसमें न केवल पति पत्नी तथा उनके बच्चे बल्कि दादा दादी, चाचा चाची एवं चचेरे लोग भी शामिल होते हैं। नातेदारी यानी रिश्तेदारी जो होती है उसमें सभी लोग एक बहुत बड़ी श्रेणी होती है और इसमें ये रिश्तेदारी से संबंधित सभी लोग शामिल होते हैं, यानी कथन भी सही है और कारण भी सही है, एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं, तो आपका आंसर ए सही हो जाएगा। अब ऐसे क्वेश्चन जो कथन कारण से संबंधित है किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं बिना किसी, मान लीजिए आपको याद नहीं है क्वेश्चन, तो ऐसी कंडीशन में कैसे सॉल्व करें, यही चीज़ ये चीज़ भी मैं वीडियो में बताने वाला हूँ। चलिए तो आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, वह धन या संपत्ति क्या कहलाता है जो एक मुस्लिम पति अपनी पत्नी को विवाह के उपलक्ष्य में देता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसे मेहर कहा जाता है, याद रखना। और यहाँ पे क्वेश्चन कई बार आया है, किस तरीके से क्वेश्चन घुमा के पूछता है। यहाँ दे देता है मुस्लिम परिवार या पति के पिता के द्वारा पत्नी को विवाह के उपलक्ष्य में दिया जाता है, तो याद रखना ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। सिर्फ पति द्वारा मेहर जो दी जाती है वो पति द्वारा पत्नी को दी जाती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उस अधिकार को क्या कहते हैं जब मुसलमानों में नाबालिग बच्चे का विवाह हो जाने पर यदि वे चाहें तो बालिग होने पर ऐसे विवाह को समाप्त कर सकते हैं। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस वीडियो के अंतर्गत सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप बहुत अच्छे से वीडियो को करना और कुछ जो पॉइंट हैं जो नहीं आपको पता उन्हें खास तौर से एक अलग रजिस्टर में नोट करते रहना। बार बार मैं कह रहा हूँ कि अगर खुद के नोट्स होते हैं तो एग्जाम टाइम में बहुत ही लाभदायक होते हैं। एग्जाम से पहले उन्हें हम सरसरी निगाह से रिवाइज कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं उनका, तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें अलग से छांट के आप जरूर रखें। तो इसका सही आंसर होगा खयारुल बुलूग, ठीक है। मुसलमानों में विवाह की एक आवश्यक शर्त को क्या कहा जाता है, वो भी यही है, मेहर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम के अंतर्गत एक हिंदू किसी भी जाति या धर्म को मानने वाली स्त्री से विवाह कर सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है विशेष विवाह अधिनियम 1954। अब मैंने क्या सोचा है कि वैसे में बहुत टाइम लगेगा, तो मैंने निशान लगा दिए हैं, आप लोग देखते रहिए और बाकी एक्सप्लेन करता रहूँ मैं हर क्वेश्चन को। पहला पॉइंट इसमें देखिए, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल सही है आंसर, लेकिन इससे संबंधित नहीं है। तो ये सन वाले जो क्वेश्चन है जरूर याद रख नोट कर लेना आप। क्वेश्चन आता है हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था, तो 1955 में, और ये वाले भी सही है, तो इन्हें अलग से। लेकिन जो क्वेश्चन है कि किसी भी
जाति या धर्म को मानने वाली स्त्री से विवाह कर सकता है। वो पॉइंट सिर्फ जो दिया है वो विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत दिया हुआ है। ये कथन किसका है कि परिवार ही एक ऐसा समूह है जिसे मनुष्य अथवा पशु अवस्था में अपने साथ लाया है। ठीक है, किसका है? मेलिनोवस्की, ये इसका स्टेटमेंट है। फैमिली शब्द का उद्भव फैमिलस शब्द से हुआ है। किस शब्द का ये किस भाषा का शब्द है? तो वो है लैटिन भाषा का। ये किसका स्टेटमेंट है कि परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित ऐसा समूह है जो बच्चों के, ठीक है, जनन लालन पालन की व्यवस्था करता है। ये किससे संबंधित है? तो ये है मैकाइवर एवं पेज से संबंधित। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये है कि परिवार में स्त्री और पुरुष दोनों को सदस्यता प्राप्त रहती है। उनमें से कम 2 विपरीत यौन व्यक्तियों को यौन संबंधों की सामाजिक स्वीकृति रहती है और उनके संसर्ग से उत्पन्न संतान मिलकर परिवार का निर्माण करते हैं। यानी परिवार से संबंधित ये परिभाषा या स्टेटमेंट किसका है? तो डॉक्टर दुबे का है। ठीक है, अब देखिए कुछ कोट वाले क्वेश्चन हैं ये। इन्हें सूची 1 से सूची 2 को इस तरीके से मिलाना होता है। तो इधर देखिए दिया हुआ है विवाह संबंधित, ठीक है, वंशानुक्रम, पितृबंध, कुल, इसे मिला के देखते हैं। ये देखिए पहले का तीसरा विवाह संबंधी यानी पत्नी, दूसरे का 5वां वंशानुकृत संदिग्ध वंशानुकृत, तीसरा है पितृबंधु पुरुष पूर्वज नातेदारी और कुल यानी 3 पीढ़ियों के संबंधी। पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर से है मातृस्थात्मक आवास, पितृत्मक, मातुल स्थानिक, उभय स्थानिक, ये चीज़ें जो है आप देख लीजिए। इसका चौथा है पहले का तीसरा, पहले का जो है मातृस्थानिक का तीसरा, ठीक है, पितृ यानी ये, ठीक, इस तरीके से देख लीजिए। और पहला और 5वां, इसका पहला और इसका 5वां, ऐसे क्वेश्चन हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, देखिए इसमें दिया हुआ है। यही सारे क्वेश्चन हैं जो इस टाइप से एग्ज़ाम में आते हैं। चलिए देखिए इसमें कह रहा है परिवार, तो परिवार में क्या होता है? ठीक है, नातेदारी प्रयोग होता है। गोत्र जो है बहिर्विवाह से संयुक्त परिवार नातेदारी समूह होता है। शाली विवाह ये विवाह से संबंधित है। अगला देखते हैं, उपर्युक्त आरेख निम्नलिखित में से कौन सा संबंध दर्शाता है? तो ये है बहुपति विवाह तथा विलिंग सहोदर विवाह। ये जब विवाह वाला टॉपिक करवाऊंगा तो ये जो आरेख है आपको दिख रहा है ये स्पष्ट क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा समूह सही सुमेलित है? ये चीज़ हमेशा याद रखना, कभी कभी सही को हम गलत समझ लेते हैं और गलत को सही। तो इसमें देखिए कह रहा है प्राथमिक समरसता रक्त संबंधी से संबंधित है, बिल्कुल सही बात है, तो इससे संबंधित है। जो विवाह सदैव एक निश्चित समूह के संबंधों के बाहर होता है उसे कहते हैं बहिर्विवाह। ठीक है, नेक्स्ट है हिंदू परंपरा विश्वास के अनुसार विवाह एक संस्कार है। हिंदुओं के हिसाब से एक संस्कार है, याद रखना। वैसे प्रॉपर तरीके से देखा जाए तो समझौता माना गया है, लेकिन हिंदू धर्म में इसे संस्कार बताया गया है। हमने संस्कार वाला टॉपिक किया है, उसमें सारी चीज़ें मैंने बताया था कि सबसे प्रमुख संस्कार माना गया है। अगला देखिए निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। पति एक अनियमित आगंतुक हो सकता है। पत्नियां उनके पतियों के घर आकर रहती हैं। साधारणतः बच्चों का माता के परिवार की संपत्ति पर अधिकार नहीं होता। पिता परिवार का सर्वोच्च मुखिया होता है। ये पितृसत्तात्मक परिवार की विशेषताएं बतानी हैं, तो इसमें पहले वाले को छोड़ करके पति आगंतुक नहीं होता भाई। आगंतुक मतलब मेहमान, मेहमान क्यों होगा? बाकी सारे पॉइंट इसके सही, यानी पहला वाला इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता परिवार को मात्र सत्तात्मक पितृसत्तात्मक परिवार के रूप में वर्गीकृत करती है? एक ही पूर्वज के वंशानुक्रम। ठीक है, मैं सारे ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा ना लूँ आपका। मैं चाहता हूँ कि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, इसलिए जो है सीधे टू द पॉइंट क्वेश्चन दे रहा हूँ, यानी एक तरीके से सिर्फ क्वेश्चन ही दे रहा हूँ और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन्हें एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। और साथ में जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि कथन कारण वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं उनके बारे में भी ट्रिक बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, वो यही है कि भाई अभी क्या है, सब लोग कह रहे हैं कि सर ऑनलाइन क्लास लीजिए, तो मैं आपको बिल्कुल, आप मेरे फैमिली मेम्बर हैं, आपको एक बहुत स्पष्ट बात बता दूं कि अभी मेरे जो है
नया चैनल है, अभी इतने सब्सक्राइबर नहीं है, इसलिए अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को बोल करके या लिंक भेज करके सब्सक्राइब कराते हैं तो उस कंडीशन के लिए मैं तैयार हो जाऊंगा और फिर ऑनलाइन क्लासेज आपकी शुरू हो जाएंगी। तो जैसा आपको ठीक लगे वैसा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ टीजीटी पीजीटी और जीआईसी की तैयारी नहीं, यूपी टेट है, एमपी टेट है, सुपर टेट रीट है, और साथ में जो है रेलवे बैंकिंग एसएससी वगैरह के अलावा जो है कांस्टेबल एसआई की भी तैयारी, लोअर पीसीएस है, पीसीएस की भी तैयारी कराई जाती है। तो अब किसी भी कैटेगरी का कैंडिडेट है जो तैयारी करना चाहता है तो आप उसे बोल करके कह सकते हैं, लिंक भेज सकते हैं और जोड़ सकते हैं। ये आपका खुद का चैनल है, इसमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है, उद्विकास का निम्नलिखित अवस्थाओं पर विचार कीजिए। उद्विकास से संबंधित क्या क्या पॉइंट सही है, ठीक है, कौन सा सही क्रम है, मतलब एक क्रम पूछ रहा है कि कौन सा सही है। तो देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में स्वच्छंद संभोग, दूसरा है बहुपति विवाह, फिर इसके बाद में बहुपत्नी विवाह, फिर लास्ट में एक विवाह। ये पता है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है कि उद्विकास, मानव का जो उद्विकास हुआ है, जो क्रम है वो किस किस तरीके से स्टेप बाय पूछ रहा है कि कैसी कैसी अवस्थाओं से निकल करके आया। तो शुरू में देखिए जो आदि मानव टाइप के लोग थे, प्रारंभ में उन्हें कुछ भी नहीं पता होता था, स्वच्छंद संभोग करते थे, कहीं कोई ऐसी रोक टोक नहीं थी। उसके बाद फिर जो कबीलाई व्यवस्था आई, कबीलाई व्यवस्था में क्या होता था, उसके बाद में बहुपति विवाह। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में जो था वो मात्र सत्तात्मक समाज होता था, याद रखना, शुरू में सबसे पहले मात्र सत्तात्मक समाज आया है, फिर इसके बाद में पितृ सत्तात्मक समाज आया। मात्र सत्तात्मक समाज के बारे में आपको जानना है तो हिस्ट्री में जो है सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पता चल जाएगा कि सिंधु सभ्यता का जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक समाज था। उसके बाद जब जैसे जैसे आगे आगे वैदिक युग की अगर हम बात करें तो वैदिक युग में पितृ सत्तात्मक समाज आ जाता है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, अगर मात्र सत्तात्मक समाज है तो बहुपति यानी उनकी मर्जी थी, कितने भी ज़्यादा पति रख सकती थी। फिर जब पितृ सत्तात्मक समाज आया तो उसमें बहुपत्नी, पिता भाई जो पुरुष है वो प्रधान हो गया, तो कितनी भी पत्नियां रख सकता था। देखा भी होगा हिस्ट्री में, राजा महाराजा के हम लोग पढ़ते थे, इतनी पत्नियां थीं तो बहुपत्नी। लेकिन वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में एक विवाह ही प्रचलित है और यही संवैधानिक रूप से उचित है। तो ये क्रम पूछा है उद्विकास का, ठीक है, क्लियर हो गया होगा उम्मीद करता हूँ। आगे देखिए, विवाह को किसने बच्चों को पैदा करने और पालन पोषण करने के लिए एक संविदा के रूप में परिभाषित किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट, यानी विवाह क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट है, संविदा है। तो ये कहा है किसने, मैलिनोवस्की ने। ऐसे ऐसे क्वेश्चन जरूर याद रखना दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी जनजातियों में बहुपति विवाह प्रथा का चलन है? ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, पीसीएस से लेकर के जीएस में और टीजीटी पीजीटी हर एग्जाम में लगभग ये क्वेश्चन आ रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए क्वेश्चन मैंने दिया है। ये कोई आया हुआ पेपर नहीं है, मैं आपको बता दूं। ये जो आज का टॉपिक है वो विवाह, नातेदारी है ना, और परिवार से संबंधित है, याद रखना इससे। और ये वीडियो अगर आपने कर लिया, 120 क्वेश्चन इसमें है, और इसके बाद एक वीडियो मैं और दूंगा लगभग 100 क्वेश्चन का, यानी 220 या 200 के 200 या 220 के आसपास ये क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो समझिए टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया। कुछ भी नहीं करना, कुछ भी, ना कोई आपको अलग से नोट्स पढ़ना, ना कोई बुक पढ़नी, सब कुछ इसमें मैं देने वाला हूँ, क्वेश्चन छाँट छाँट के निकाल के दोस्तों। आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। जब आप लोग, पता है अभी कल या परसों किसी स्टूडेंट ने कमेंट किया कि सर आपकी क्लास बहुत अच्छी है और इसी तरीके से कंटिन्यू रखें। यकीन मानिए बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी आपसे एक प्रेरणा मिलती है, जैसे मैं आपको मोटिवेट करता रहता हूँ इसी तरीके से जब आपके कमेंट आते हैं कि सर अच्छी क्लास है तो मुझे भी प्रेरणा मिलती है और कोशिश करता हूँ कि और अच्छा करने के लिए और अच्छे क्वेश्चन आपको दे पाऊँ। मेरा मकसद, मेरे बस यही है उद्देश्य, कैसे भी करके आप सफल हो जाएं। अगर मेरे से जुड़े हैं, मेरे पे भरोसा किया है तो देखिए इसमें टोडा कोटा और खास ये जाति याद रखना, खास तौर से टोडा वाली जो है ये नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती है, ठीक है। ये क्वेश्चन अक्सर आता है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु। चलिए, मॉर्गन ने 5 विभिन्न प्रकार के परिवार बताए हैं, ठीक है, 5 विभिन्न प्रकार के परिवार बताए हैं और इसके बाद उनका जो है सही क्रम बताना है। तो पहला है देखिए तीसरा, यानी समरक्त, उसके बाद विवाह समूह, देखते रहिए, फिर है पहला, फिर है पांचवा पितृतंत्रात्मक और लास्ट में है एक विवाह, यानी सेम ये वही कंडीशन है जैसे अभी मैंने क्वेश्चन बताया था, लास्ट में एक विवाह, जैसा कि वर्तमान में प्रचलित है। क्वेश्चन अच्छे खासे हैं, डीप क्वेश्चन है, जैसा कि एग्जाम में आते हैं, तो इन्हें ठीक से देखते रहिए आप। अब सूची वाले क्वेश्चन है, एक तरफ सूची, दूसरी तरफ यानी विद्वान है, दूसरी तरफ परिवार का मत, ठीक है। इसे मिलाना है तो इसका पहला है यानी 1 2 3 4, ठीक।
मॉर्गन ने क्या परिवार पर मत दिया है? मॉर्गन ने कहा है कि मानव समाज के प्रारंभ में ना तो विवाह था और ना ही परिवार था। इसके बाद में वेस्टरमार्क के अनुसार अगर बात करें तो इसने जो है ये कहा है कि पुरुषों द्वारा कब्जा जमाने की भावना से परिवार की उत्पत्ति हुई है। ठीक है। तीसरा जो है ब्रिफॉल्ट ने क्या कहा है कि सारे पारिवारिक मामलों में माँ की सर्वोच्च सत्ता का महत्व है। ठीक है। और चौथा मर्डॉक ने जो कहा है वो परिवार एक बहुप्रकार्यात्मक संस्था है, ऐसा उन्होंने बताया। फिर देखिए सूची और कूट वाले संबंधित क्वेश्चन है ये। ठीक है। पहला है देखिए पारिवारिक समूह, ये भी मिलाने के लिए है। ठीक है। तो पहला है पारिवारिक समूह, तो ये सीधी सी बात है परिवार से संबंधित है। स्थानीय वंशानुक्रम, ये खानदान से संबंधित है, यानी 2 1 3 4। ठीक है। इसका हो जाएगा वंश का, ये वंश यानी कुल से संबंधित है, और जो कुल है वो गोत्र से संबंधित है। ऐसे इसका मिलान हो जाएगा। आप आंसर में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से सूची वाले क्वेश्चन हैं, बुक्स से संबंधित है। ये क्वेश्चन अक्सर इंपॉर्टेंट है। बुक से संबंधित आपको मान के चलिए 5 क्वेश्चन मिलने वाले हैं एग्जाम में, इसलिए कहीं भी बुक्स से संबंधित क्वेश्चन मिल जाए उसे तुरंत नोट कर लें आप, तुरंत। ठीक है। बिना टाइम वेस्ट किए तुरंत 4 3 1 2। ठीक है। इस तरीके से इसे, यानी इसका जो है वो 4, इसका 3, इसका 1, इसका 2, इस तरीके से आप देख लें और नोट कर लें। टाइम ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ मैं, इसलिए जो है आगे बढ़ रहा हूँ। एक पुरुष सह पूर्वज के वंशजों को क्या कहा जाता है? पितृबंधु। उन आवास नियमों की पहचान कीजिए जिनमें वर वधु विवाह के पश्चात वर की माता के भाई के पास रहने आते हैं। वो याद रखना, मातुल्य स्थानिक होता है, ये इंपॉर्टेंट है। जिस क्वेश्चन को मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ उसे खास तौर से आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं कह रहा है। देवर भाभी के बीच में देखिए परिहास यानी मजाक का जो संबंध है वो होता है, यानी ये सही है। लेकिन यहाँ पे जो माता के भाई के साथ संबंध, प्रायोगिक विवाह बिल्कुल नहीं होता, तो ये गलत है। क्रय द्वारा किया गया विवाह कहलाता है, यानी जो खरीद करके किया जाता है कन्या को, वो कहलाता है असुर विवाह। याद रखना, एक ऐसी व्यवस्था जिसके अंतर्गत एक स्त्री को नीची जाति के व्यक्ति से विवाह की अनुमति है किंतु उसके विपरीत विवाह की अनुमति नहीं, क्या कहलाता है? प्रतिलोम विवाह कहलाता है वो। आगे देखते हैं। विस्तृत परिवार मूल परिवार का उल्टा है, ये विद्यमान नहीं है। यानी कहाँ पे नहीं है ये? अमेरिका में नहीं है। अमेरिका में बड़े बड़े परिवार नहीं होते, संयुक्त परिवार यानी कि नहीं होते, एकल परिवार होते हैं, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? सही सुमेलित है कह रहा है तो वर्णात्मक बंधुत्व शब्द क्या है? विशिष्ट प्रकार है। इस तरीके डायग्राम दिया हुआ है, आरेख दिया हुआ, चचेरे मौसेरे भाई बहन नहीं है, तो इसका ये वाला है। ये किस तरीके से आरेख बनते हैं, कैसे होते हैं, ये टॉपिक में क्लियर करवाऊंगा आगे। पूरा इस पे जो है एक वीडियो ही बना दूंगा, तो उसमें आप जो है परेशानी नहीं होगी। अगला है उत्तराधिकार और विरासत का पुरुष जिस शर्त के रूप में अपनाया जाता है नंबूदारी ब्राह्मणों में। ठीक है। उत्तर भारत में अपनाए जाने वाले जीवन साथी चयन प्रतिबंधों में इरावती करबे के ने जो है 4 नियम बताए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कुल नियम में सम्मिलित नहीं? 4 नियम बताए, उनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? एक पुरुष को उस स्त्री से विवाह नहीं करना चाहिए जो पुरुष के पिता के गोत्र की हो, ये इन्होंने मना किया है। नेक्स्ट देखिए, जनिक विशेषताएं प्रत्यक्ष है समृक्त स्वजनों में। अगला क्वेश्चन है, स्त्रियों के लिए विवाह अनिवार्य कहा जाता है क्योंकि यही एकमात्र संस्कार है जो उनके द्वारा संपन्न किया जाता है। ये ऐसा कहा गया किसके द्वारा? के.एम. कपाड़िया के द्वारा। ठीक है। ये स्टेटमेंट किसका है? पूछा है कि यह जरूरी नहीं कि अनुष्ठानिक रूप से विवाहित पति ही अपनी पत्नी से उत्पन्न बच्चों का वैधानिक जनक हो। निम्नलिखित जातियों या समुदायों में से किस एक पर पुराने जमाने में लागू होता था? नायर जनजाति थी, उन पे लागू होता था। पी कोलेंडा ने भारत के नाभिकीय परिवार की कुछ संगठन कोटियां दी हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक कोलेंडा द्वारा प्रस्तुत कोटियां नहीं है? ठीक, तो ये है एकल व्यक्ति गृहस्थी। अब देखिए कथन कारण वाले क्वेश्चन फिर से आए हैं। ठीक है। पहले वाले में दिया है ए और आर दोनों सही, यानी कथन और कारण सही है, और एक कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है। दूसरा दोनों सही हैं लेकिन स्पष्टीकरण सही नहीं है। तीसरा है ए सही है आर गलत है। चौथा है ए गलत है, यानी कथन गलत है और कारण सही है। चलिए अब मैं इन्हें क्लियर कराने वाला हूँ।
तो यहाँ पे देखिए कहा है कि वैवाहिक संबंधों के लिए उच्च जाति के लोगों में वर्ग चेतना जाति चेतना से अधिक होती है। ठीक है, इसका जो कारण भी देख लेते हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति विवाह के तय होने में एक महत्वपूर्ण कारक है। चलिए ठीक है, अब इन्हें कैसे करें, दोनों देखा जाए तो दोनों ही सही है। कह रहा है कि वैवाहिक संबंधों के लिए उच्च जाति के लोगों में, ठीक है, वर्ग चेतना, ये कह रहा है वर्ग चेतना जो है जाति चेतना से अधिक होती है। क्यों, याद रखना क्वेश्चन कह रहा है वैवाहिक संबंधों में, यानी विवाह के संबंधों में जो उच्च जाति के लोग हैं उनके लिए कहा गया है वर्ग चेतना जाति चेतना। अब देखिए इसे सही से समझिए, ये कह रहा है कि जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं अगर विवाह करते हैं विवाह तो वहाँ पर जो है वो कास्ट नहीं देखते, स्टेटस देखते हैं। वर्ग चेतना यहाँ पे दिया है, देखो वो उसको ज़्यादा महत्व देते हैं और ये सही भी है। ठीक है, भले ही आप सेम कास्ट के हैं, उच्च वर्ग से हैं, लेकिन जब विवाह की बात आएगी तो वहाँ पे आप, ठीक है, कि एक वर्ग चेतना देखी जाती है, ना कि जाति चेतना। जाति तो है ही है भाई, सेम कास्ट है, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन उसका स्टेटस क्या है, ठीक है, तो वो चीज़ प्राथमिकता दी जाती है। तो वही क्वेश्चन कह रहा है, तो यानी कि ये वाला पॉइंट सही हो गया। ठीक है, अब दूसरा कह रहा है कि परिवार की आर्थिक स्थिति विवाह तय होने में एक महत्वपूर्ण कारक है। बिल्कुल, लड़की वाला है वो भी देखता है कि भाई लड़का क्या है, गवर्नमेंट जॉब में है या नहीं, ये सब कुछ देखा जाता है। तो लड़का वाला भी वो भी देखता है कि भाई लड़का गवर्नमेंट जॉब में है और लड़की भी पढ़ी लिखी होनी चाहिए, साथ में जो है कितना देंगे कितना लेंगे, है ना, ये सब चीज़ें। तो ये जो है ये बहुत आर्थिक स्थिति विवाह के रूप में, भले ही आप वैसे कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से दहेज लेना मना है, सब कुछ आपको पता ही है, बिल्कुल भी नहीं ले सकते ना दे सकते, लेकिन रियल में क्या होता है वो आपको भी पता है। यानी आर्थिक स्थिति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब देखिए दोनों पॉइंट सही हो गए, आपको भी समझ में आ गया होगा कि हाँ दोनों पॉइंट सही है। अब इस क्वेश्चन को सही कैसे करें, क्यों, क्योंकि बी वाला जो ऑप्शन दिया है वो ये कह रहा है कि कथन और कारण दोनों सही हैं, है ना, किंतु व्याख्या नहीं कर रहा। अब इसकी व्याख्या कैसे कर रहा है नहीं कर रहा है ये कैसे पता करें। तो पहला ये जो पॉइंट है पहला वाला, इसे पढ़ने के बाद में इस तरीके, देखिए क्वेश्चन में बता रहा हूँ, वैवाहिक संबंधों के लिए उच्च जाति के लोगों में वर्ग चेतना जाति चेतना से अधिक होती है। ठीक, क्योंकि ऐसे करके जोड़ के सेंटेंस अगर कंप्लीट हो रहा है तो समझो वहाँ पे ए आंसर निकलेगा, और कंप्लीट नहीं हो रहा फिर भी सही है तो बी निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि परिवार की आर्थिक स्थिति विवाह तय होने में एक महत्वपूर्ण कारण है। बिल्कुल सही बात है, यहाँ भी देखिए वर्ग चेतना की बात कर रहा है और उस वर्ग चेतना को किससे जोड़ दिया, विवाह में आर्थिक स्थिति, यानी कि ये व्याख्या बिल्कुल सही कर रहा है, तो इसका ए आंसर हो जाएगा। अब आज के बाद उम्मीद करता हूँ कि ये जो कथन कारण वाले क्वेश्चन हैं ये आपसे बिल्कुल भी गलत नहीं होंगे। चलिए अगला देखिए, फिर से मैं इसे और क्लियर कर दे रहा हूँ। ये मान लेना सही नहीं है कि एक वंशीय परिवार, ठीक है, रक्त संबंधी परिवार है। रक्त संबंधी क्योंकि, अब यहीं पे देखिए जोड़िए, ये क्वेश्चन हो गया क्योंकि रक्त संबंधी होने के बावजूद भी नायरों में तारवाड़ में औपचारिक संबंध भी हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बात है, इनके संबंध भी हैं तारवाड़ में, तो इसका जो है ए वाला सही हो जाएगा। इसमें देखते हैं, विवाह एक पुरुष तथा एक महिला का आपस में सम्मिलन है, सही है। यह लिंग संभोग की वैधता को और संतानों की वैधता को प्रतिष्ठित करता है। यहाँ क्योंकि जोड़ दो तो ये बिल्कुल आंसर आपका सही निकलेगा। ठीक है, देखिए विवाह एक पुरुष एवं महिला का आपस में सम्मिलन है, बिल्कुल सही बात है, कोई गलत नहीं, क्योंकि यह लिंग संभोग की वैधता को प्रमाणित करता है और संतान जो होगी उसकी वैधता को प्रतिष्ठित करता है, तो ए वाला इसका आंसर सही हो जाएगा। चलिए अब आगे देखिए, फिर से कूट वाले क्वेश्चन हैं, यानी बुक्स से संबंधित है। इसका आंसर देखिए आप, ये बुक्स हैं, आराम से देखिए और उन्हें नोट कर लेना। टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए मैं सिर्फ आंसर और ये दिखा रहा हूँ, इसे आप नोट कर लीजिए, आगे बढ़ जाएंगे। कथन कारण में जो है मैं इसे बता दे रहा हूँ। चलिए, क्षेत्रीय बहिर्विवाह आवश्यक रूप से उत्तरी नातेदारी अंचल तक सीमित नहीं है। ठीक है, कर्नाटक के गंगाधिकार ओक्कालिंगा का तेवरा वोक्कालू क्षेत्रीय बहिर्विवाह का एक प्रकार था। ये बिल्कुल सही है और ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि करके सेंटेंस जोड़ेंगे और ये पता है कर्नाटक के ओक्कालिंगा के बारे में ये सब पूरा, तो आप यही आंसर निकलेगा कि हाँ ये व्याख्या कर रहा है। और एक चीज़ बता दूं, अगर कभी आपको समझ में नहीं आ रहा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है किसी एग्जाम में, ठीक है, कथन कारण से संबंधित बता रहा हूँ ये पॉइंट, एक सीक्रेट ट्रिक एक तरीके से, कि कथन कारण से संबंधित क्वेश्चन है और दोनों ही पॉइंट आपने कभी नहीं पढ़े और नहीं समझ में आ रहा कि इसका क्या होगा, तो कुछ मत करिए, आप ए वाला ऑप्शन लगा दीजिए, आगे बढ़ जाइए। 80% चांसेज होते हैं कि ए वाला ही सही हो जाता है, याद रखना आप इस बात को भी। चलिए आगे देखिए, विवाह तथा परिवार
मामलों में संबंधित विवादों पर विचार करने के लिए परिवार न्यायालय अधिनियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परिवार न्यायालय अधिनियम कब पारित किया गया था, ये सन रजिस्टर में नोट कर लेना अलग से। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, विवाह है, समूह है, परिवार, संस्था, कुल संबंधी जनजाति। तो इसका जो है दूसरा तीसरा चौथा, यानी कि दूसरा तीसरा चौथा ये जो है उत्तर आपके सही हैं। ठीक, आगे देखिए, लेविरेट का अर्थ क्या होता है। लेविरेट का अर्थ होता है किसी महिला का पति के जीवित होते हुए पति के भाई से विवाह करना, लेविरेट कहलाता है। अगला देखिए, लक्षद्वीप का मुस्लिम समुदाय अनुसरण करता है मातृवंशीय नातेदारी, मातृ स्थानिक आवास का, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ मातृ सत्तात्मक समाज पाया जाता है मुस्लिम समुदाय में, लक्षद्वीप में, याद रखना। निम्नलिखित में से एक समुदाय में पिता की बहन की पुत्री के साथ विवाह की अनुमति है, वो है दक्षिणी महाराष्ट्र के मराठों तथा मैसूर कर्नाटक के ओक्कालिंगा। ये क्वेश्चन अक्सर आता है, ओक्कालिंगा कहाँ के हैं, तो याद रखना कर्नाटक यानी मैसूर के हैं। ये मैसूर भी दे सकता है, कर्नाटक भी दे सकता है। फिर देखिए, विवाह के प्रकार हैं और जनजाति, यानी किस जनजाति में किस टाइप का विवाह पाया जाता है। तो ये देखिए यहाँ जनजाति दी हुई हैं, 4-1-3-2। ठीक, यानी 4-1 माँ के भाई के साथ जो है कर्नाटक में भी भ्रातत्व का जो है बहुपति प्रथा जो है टोडा में चल रहा है, ये देख लेना आप, जो है ये नोट कर लेना, शॉर्ट में है, ये शॉर्ट करके चलिए। भ्राता भगनी संतति विवाह का एक रूप दूध लौटाया प्रचलित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूध लौटाया जो प्रथा है वो किस में पाई जाती है, गोंडों में। ये गोंड जनजाति कहाँ है, मध्य प्रदेश में भी है, छत्तीसगढ़ में भी पाई जाती है, लेकिन मध्य प्रदेश के गोंडों में ऐसा दिया हुआ है, तो ठीक है, दूध लौटाया ये प्रथा पाई जाती है। एक दूसरे के साथ अनन्य सहवाग के अधिकार शामिल किए बिना युग्मों के बीच विवाह को क्या कहा जाता है, सेनिडाइसनियन परिवार, याद रखना। ठीक है, आगे देखते हैं, फिर से सूची वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, नातेदारी या परिवार अथवा सूचक शब्द समाजशास्त्रियों के नाम जिन्होंने प्रयोग किया है। ठीक, तो ये आप जो है देख लीजिए, 2-1-4-3। ठीक, 2-1-4-3 ये आप देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित नातेदारी के गठन तथा परिवार के प्रकार के युग्म में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है। अहम व्यक्ति के भाई बहन और माँ, मातृवंशीय परिवार, ये जो है सही है, ये देख लेना। लिबरेट प्रथा पाई जाती है, ये हो गया किबूजियम। ठीक है, किबूजियम या किबूजियम ये क्या होता है, आर्थिक रूप से समाज के परिवारों का समुदाय किबूजियम कहलाता है। फ्रेटरी शब्द निर्दिष्ट करता है विभिन्न कुलों के बहिर्विवाहों समूहों में एकत्र हो जाने को। निम्नलिखित में से कौन एक नातेदारी शब्द यह इंगित करता है कि माता की अपेक्षा पिता की बहन को अधिक महत्व प्रदान किया जाए, पितृसुसा। ठीक है, निम्नलिखित में से संप्रत्यय और परिभाषा का कौन सा एक युग में सही सुमेलित है, बहिर्विवाह, यह नियम जिसमें व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने ही समुदाय में से साथी का चयन करेगा। नेक्स्ट देखिए, कथन कारण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महिलाएं प्रायः कम दूर स्थानों को प्रवास करती हैं, बिल्कुल सही बात है, ज़्यादा दूर महिलाएं जाना पसंद नहीं करती, ना ही जाती, पता है आपको। प्रवास का मतलब अपने स्थान को छोड़ करके दूसरी जगह, शहर में जैसे जाना, कहीं भी। ठीक है, महिलाओं का प्रयास प्रधानतः विवाह से संबंध होता है, ये भी सही है। अब यहाँ अगर क्योंकि हम जोड़ें, देखिए क्योंकि जो मैंने बताया, तो सेंटेंस आपका कंप्लीट नहीं हो रहा। कैसे, महिलाएं प्रायः कम दूर स्थान को प्रवास करती हैं क्योंकि महिलाओं का प्रयास प्रधानतः विवाह से संबंध होता है। नहीं, विवाह करके तो बहुत दूर भी चले जाते हैं लोग, लेकिन वैसे कामकाजी जो महिलाएं होती हैं वो ज़्यादा दूर जाना पसंद नहीं करती। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये पहला वाला यानी ए वाला जो पॉइंट है ये बिल्कुल सही नहीं बैठ रहा। सेंटेंस हमारा क्योंकि लगाने से कंप्लीट नहीं हो रहा, और जबकि दोनों ही सही हैं, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बी, याद रखना। अगला देखिए, प्रत्येक समाज में कुछ संबंधियों के बीच किसी न किसी प्रकार का परिहार निभाया जाता है। ऐसे परिहार का मुख्य उद्देश्य ऐसी लैंगिक घनिष्ठता को रोकना होता है जिससे अभ्यागम होता है। इसमें ए सही है, आर गलत है। आगे देखिए, ये दिया हुआ है, इसे आपको सही करना है। कूट वाले क्वेश्चन है, किस तरीके से होगा, तो ये आप यहाँ देख सकते हैं। पहला वाला है 3-4-1-5। ठीक है, 3-4-1-5 ये आप नोट कर लें। आगे देखते हैं, 65वां क्वेश्चन है कथन कारण वाला। हमारे समकालीन समाज में बहुपति विवाह प्रथा बहुत संकुचित रूप से वितरित हैं। बहुपति विवाह की प्रथा कई सामाजिक
जनसांख्यिकीय कारकों पर निर्भर है। क्योंकि लगा के देखेंगे तो क्वेश्चन आ रहा है, बिल्कुल सही है दोनों। विवाह का एक प्रकार जो देवर विवाह कहलाता है, ठीक है, उसके मृत भाई की पत्नी के बीच में जब मान लीजिए भाई की मृत्यु हो जाती है और भाभी के साथ जो देवर का विवाह होता है वो देवर विवाह कहलाता है। ये आप सभी को पता है। आगे देखिए, कथन कारण वाला क्वेश्चन है। कह रहा है समकालीन समाज में विवाह एक प्रथा की सबसे अधिक आम, ठीक है, समकालीन समाज में विवाह जो है, विवाह प्रथा सबसे अधिक आम है। बिल्कुल। महिलाओं की परिस्थिति में एक विवाह प्रथा से वृद्धि, महिलाओं की परिस्थिति में एक विवाह प्रथा से वृद्धि होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, क्योंकि लगा के नहीं सेंटेंस आ रहा है सही, तो इसमें बी हो जाएगा। अगला देखिए, बहुपति विवाह आधुनिक समाज में विचित्र लगती है ना, बिल्कुल सही बात सी लग रही है, विचित्र लगती है। बहुपति या बहुपत्नी दोनों ही गलत हैं, किंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि विश्व में कई भागों में प्रचलित है। बहुपति विवाह के परिणाम स्वरूप महिलाओं के अधिक बच्चे होते हैं, कभी कभी अधिक लड़के होते हैं और महिलाओं में बांझपन घटता है। तो देखिए ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ, है ना। तीसरा वाला ए सही है, आर गलत है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ये यहाँ पे एक चीज़ देखिए दिया हुआ है कि ज़्यादातर लड़के होते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि लड़के ही होंगे या फिर बांझपन, अगर मान लीजिए कोई बीमारी है तो वो तो रहेगी, बांझपन घटने का भी यहाँ कोई मतलब नहीं। नीलगिरी पहाड़ियों की टोडा जनजाति के लोगों द्वारा अपनाए गए विवाह निम्नलिखित में से सही क्रम कौन सा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह, एक विवाह, ये इनका सही क्रम होगा, यानी 3 2 1। सबसे पहले यहाँ बहुपति विवाह प्रचलन में है, फिर बहुपत्नी और वर्तमान में एक विवाह, ये इनका क्रम है। निम्नलिखित में से किस एक को जन्म मूलक परिवार में सम्मिलित किया जाता है? पहला और तीसरा, माता पिता और सहोदर, याद रखना, जन्म मूलक। आगे देखिए, कूट है, लेखक है और उनकी पुस्तकें हैं। फिर से देखिए क्वेश्चन आया है पुस्तकों से संबंधित, ये आप नोट कर लेना, ठीक है। वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ, इसे आप वीडियो को पॉज करके और आप नोट कर लीजिएगा। कूट है, देखिए जनजाति और हर जनजाति की विशेषता दी हुई है, एरो लगे हुए हैं इसे, जैसे भील जनजाति बहु है ना, बहुपत्नी प्रथा है ना, टोडा में बहुपति प्रथा चल रही थी, अभी मैंने बताया, ये आप देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन लगभग हो चुका है। आगे देखिए, कथन कारण दिया हुआ है। संयुक्त परिवार ग्रामीण सामाजिक दृश्य से लुप्त होते जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, अब धीरे धीरे करके संयुक्त परिवार खत्म हो रहे हैं, उनके स्थान पर एकल परिवार आ रहे हैं। संयुक्त परिवारों में व्यक्तिगत उपलब्धियों को यथोचित मान्यता नहीं दी गई है। संयुक्त परिवारों में व्यक्तिगत उपलब्धियों को यथोचित मान्यता नहीं दी जाती, ये भी बिल्कुल सही है। संयुक्त परिवार में व्यक्तिगत कह रहा है, व्यक्तिगत नहीं, यहाँ सामूहिक जो भी काम होते हैं वो सामूहिकता के आधार पे होते हैं, तो यहाँ पे ठीक है ये भी और कह रहा है नहीं दी जाती, यानी कि बिल्कुल सही है ये भी और ये भी। फर्क ये है कि व्याख्या नहीं कर रहा है, ये चीज़ याद रखना। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो बी वाला सही हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? कौन सा एक सही सुमेलित है? तो देखिए यहाँ जो है दूसरा वाला, नामकरण संस्कार जीवन यात्रा संस्कार होता है। आगे देखिए, फिर से कथन कारण वाला टॉपिक है। यदि हम समाज और सामाजिक जीवन को समझना चाहते हैं तो परिवार की उपेक्षा करना असंभव है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। हम उपेक्षा, परिवार की उपेक्षा नहीं कर सकते। यह असम्मानीय, असंभावनीय है कि ऐसा कोई ऐसा समाज रहा हो जिसमें कोई ऐसा सामाजिक प्रबंधन ना रहा हो जिसको परिवार कहा जा सकता है। इसमें बिल्कुल सही है, पहला वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। किसने कहा कि विवाह एक या अधिक पुरुषों का एक या अधिक स्त्रियों के साथ होने वाला वो संबंध है जिसे प्रथा या कानून स्वीकार करता है और जिसमें इस संगठन में आने वाले दोनों पक्षों उनसे उत्पन्न बच्चों का अधिकार एवं कर्तव्यों का समावेश होता है। वेस्टरमार्क का है ये, याद रखना आप। चलिए, किस विद्वान ने विवाह की परिभाषा देते हुए कहा कि विवाह में कानूनी या धार्मिक उपयोग के रूप में उन सामाजिक स्वीकृतियों का समावेश होता है जो विषम लिंगियों की यौन क्रिया और उससे संबंधित सामाजिक आर्थिक संबंधों का सम्मिलन होने का अधिकार प्रदान करता है। मजूमदार एवं मदान। आगे देख, किसने विवाह को परिभाषित करते हुए कहा कि विवाह सामाजिक आदर्श मानदंडों की वो समग्रता है जो विवाहित व्यक्तियों के आपसी संबंधों को, उनके रक्त संबंधियों, संतानों तथा समाज के साथ संबंधों को परिभाषित और नियंत्रित करती है। हावेल ने। वेस्टरमार्क के अनुसार विवाह का आदिम स्वरूप क्या है? एक विवाह। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई,
वेस्टरमार्क के अनुसार विवाह का आदिम आदिम वाला जो है एक विवाह माना है, जबकि अन्य लोगों ने ज़्यादातर बहुपत्नी बहुपति इस टाइप या समूह विवाह माने हैं, लेकिन वेस्टरमार्क ने ऐसा माना है। ठीक है, ये स्टेटमेंट किसका है कि एक विवाह ही विवाह का सच्चा स्वरूप है या फिर रहा है और रहेगा। मैलिनोवस्की ने ऐसा कहा, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये परिभाषा किस विद्वान के द्वारा दी गई है कि बहुपति विवाह एक प्रकार का संबंध है जिससे एक स्त्री के एक समय में एक से अधिक पति होते थे, या जिसमें एक सब भाई एक पत्नी या पत्नियों का सम्मिलन रूप से उपयोग करते थे। के एम कपाड़िया ने कहा, ये इम्पोर्टेंट है। ये बहुपति विवाह की परिभाषा दी है उन्होंने। ठीक है, ये परिभाषा किसने दी कि एक स्त्री का कई पतियों के साथ विवाह बहुपति विवाह कहलाता है। रिवर्स के द्वारा एक स्त्री द्वारा एक पति के जीवित होते हुए अन्य पुरुषों से भी विवाह करना, एक समय पर ही दो या दो से अधिक पुरुषों से विवाह करना बहुपति विवाह है। ये मिचेल्स का है, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, मिचेल्स वाला या मिचेल वाला। ठीक है, रॉबर्ट मिचेल का है। आगे देखते हैं, इधर देखिए परिवार है और ये जनजातियां हैं। ठीक है, तो ये ओक्का कहाँ पाया जाता था, अभी मैंने बताया, कुर्ग यानी कर्नाटक में, धारवाड़, नायर, इस तरीके से मिला लेना, ये दिया हुआ है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है परिभाषा दी हुई है और संकल्पना दी हुई है। ठीक है, तो BACD ये इस तरीके से मैंने लिख दिया है, ये आप देख लेना। ये संकल्पना, इसका यानी सहयोग B, इस तरीके से यहाँ से भी आप देख सकते हैं, देख लेना अच्छे से। दोस्तों एक चीज़ याद रखना, आप तैयारी जो है, समय बहुत कम है, बहुत अच्छे से लग जाए, साथ में GS वाला टॉपिक भी देखते जाएं। और अगर रेगुलर क्लासेज स्टार्ट हैं, बाकायदे क्लास वाइज मैंने वीडियो डाल रखे हैं, प्लेलिस्ट में जा करके भी आप सारी वीडियो देख सकते हैं। तो अगर अभी तक वो 4-5 वीडियो जो मैंने इससे पहले 5 वीडियो डाल रखी हैं, अगर वो नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जा करके देख लें, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। उन्हें करने के बाद में ये सारे क्वेश्चन आपसे काफ़ी हद तक बनने लगेंगे। ठीक है, और जो टॉपिक कंप्लीट हुआ है उसका टेस्ट भी लूँगा, याद रखना आप। तो टेस्ट के लिए अगर तैयार हो तो किसी भी दिन टेस्ट होगा, ज़्यादा नहीं, कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन दूंगा उसमें मैं। ये तो आपकी प्रैक्टिस के लिए दिया है मैंने, लेकिन टेस्ट अलग से होगा, तो टेस्ट के लिए जैसी भी आपकी राय हो मुझे बता देना। आगे देखिए, अगला जो क्वेश्चन है, समनर कनिंघम तथा डॉक्टर सक्सेना ने बहुपति विवाह के लिए उत्तरदायी माना है गरीबी को। किसने कहा कि बहिर्विवाह का प्रचलन अगम्य में अर्थात निकट संबंधियों से यौन संबंधों को रोकने के लिए हुआ है। वेस्टरमार्क का ये स्टेटमेंट है। ये कथन किसका है कि बहिर्विवाह के द्वारा एक पीढ़ी को अपने दोष दूर करने का मौका मिल जाता है, क्योंकि इसके द्वारा रक्त के संयोग हमेशा नवीन रूप से ग्रहण करते हैं। PV काणे का है। ये स्टेटमेंट किसका है कि पिता की ओर से 7 व माता की ओर से 5 पीढ़ियों को छोड़कर विवाह करने से करीब 21 संभाव्य संबंधियों के विवाह वर्जित हो जाता है, ब्लंट ने कहा है। हिंदू विवाह का उद्देश्य नहीं है, पूछ रहा है, देखिए, रति आनंद भी है, प्रजा भी है, धर्म भी है, अर्थोपार्जन नहीं है, यानी अर्थ से संबंधित कोई मतलब नहीं है इसका। वेदों के ज्ञाता शीलवान वर को स्वयं बुलाकर वस्त्र एवं आभूषण आदि से सुसज्जित कर पूजा एवं धार्मिक विधि से कन्या का दान करने वाले को कहा जाता था ब्रह्म विवाह, जो कि सबसे अच्छा माना जाता था, याद रखना। उस विवाह को क्या कहा जाता है जो सोई हुई, उन्मत्त, घबराई हुई, मदिरापान की हुई अथवा राह में जाती हुई लड़की के साथ बलपूर्वक कुकृत्य करने के बाद किया जाता था, पैशाच विवाह। मुस्लिम विवाह की विशेषता नहीं है। ठीक है, धार्मिक कर्मकांडों को संपन्न कराने, तो आपको पता ही है, ऐसा मुस्लिम वर्ग में ऐसा नहीं है धार्मिक कर्मकांड वाली व्यवस्था। अगला देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। पैशाचिक विवाह का स्वरूप होता है पैशाचिक विवाह। ठीक है, अगला देखते हैं, कुछ सूची दी हुई हैं और उसके बाद में जो है कुछ मत दिए हुए हैं, सिद्धांत दिए हुए हैं, तो ये आप देख लीजिए, यहाँ से आपको सही कर लेंगे। ये परिभाषा किसकी है कि परिवार एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसके लक्षण सामान्य निवास, आर्थिक सहयोग और जनन है। इनमें दोनों लिंगों के बालिग शामिल होते हैं। इनमें कम से कम 2 व्यक्तियों द्वारा स्वीकृत यौन संबंध होता है और जिन बालिग व्यक्तियों में यौन संबंध है उनके अपने या गोद लिए हुए एक या अधिक बच्चे होते हैं। तो ये मॉर्डॉक का स्टेटमेंट है। परिवार एक गृहस्थ समूह है, इसमें माता पिता और संतान साथ साथ रहते हैं। इसके मूल रूप में दंपत्ति और उसकी संतान रहती है। ऐसा किसने कहा है? लूसी मेयर ने कहा है, ये उनका स्टेटमेंट है, याद रखना। अगला देखिए, किस समाजशास्त्री ने परिवार की 5
सामान्य और 8 विशिष्ट विशेषताओं का उल्लेख किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, मैकाइव और पेज ने ऐसा कहा है। किसने परिवार की उत्पत्ति का शास्त्रीय सिद्धांत, शास्त्रीय यानी क्लासिकल, तो ये दिया है प्लेटो एवं अरस्तु ने ऐसा दिया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पुराना यानी शास्त्रीय सिद्धांत प्लेटो अरस्तु का है। मॉर्गन के अनुसार परिवार की प्रथम अवस्था क्या है? संवृत्त परिवार। किसने परिवार की उत्पत्ति बारे में कहा कि परिवार की इस दृष्टि से कोई उत्पत्ति नहीं हुई कि मानव जीवन की कभी कोई ऐसी अवस्था थी जिसमें परिवार नहीं पाया जाता था, अथवा कोई दूसरी अवस्था ऐसी थी जिसमें परिवार का उदय हुआ। तो गिलिन ने ऐसा कहा है। किस प्रकार के परिवार विश्व के सभी समाजों में पाए जाते हैं? तो नाभिक या एकांकी परिवार। जो एकल परिवार है वो लगभग विश्व में सभी जगह पाए जाते हैं, याद रखें। अगला है, उस परिवार को क्या कहते हैं जो पति पत्नी और उसके आश्रित बच्चों से मिलकर बना होता है? केंद्रीय या नाभिक परिवार होता है वो। ऐसे परिवार को क्या कहते हैं जिस परिवार में 3 या अधिक पीढ़ियों के सदस्य एक साथ रहते हैं? ठीक है, सामूहिक रूप से वो पूजा पाठ, रसोई, संपत्ति सब कुछ सामूहिक रूप से करते हैं, उन्हें कहते हैं संयुक्त परिवार। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला है, उसे क्या कहते हैं जिसमें विवाह के बाद स्त्री को अपने पति एवं उसके माता पिता के घर जाकर रहना आवश्यक होता है? पितृस्थानिक परिवार। वैसे परिवार को क्या कहते हैं जिसमें परिवार के बाद पति अपने पत्नी के माता पिता के निवास स्थान पर रहने लगता है? तो वो कहलाता है मातृस्थानिक परिवार। ऐसा परिवार जिसमें सत्ता एवं अधिकार पिता से पुत्रों को मिलता है, तो सीधी सी बात है ये पितृसत्तात्मक। ये ऐसे देखिए, ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, सिर्फ समझ लेंगे तो वहाँ पे आपका काम चल जाएगा, क्वेश्चन गलत नहीं होंगे बिल्कुल भी। इसलिए मैं कहता हूँ कि समाजशास्त्र एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 80% सिर्फ जो है समझने वाले टॉपिक होते हैं, सिर्फ समझना है। बाकी 20% में जो बुक्स हैं, राइटर हैं, वो आपको रटना है। जो सिद्धांत हैं, उनके जनक हैं, वो आपको रटने पड़ते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट हैं कुछ, उन्हें रटना पड़ता है, ये 20% के अंतर्गत आता है। बाकी जो पूरी थीम है उसे रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, वैसा परिवार जिसमें सत्ता एवं अधिकार माता से पुत्रियों को मिलते हैं, तो वो सीधी सी बात है मातृसत्तात्मक परिवार हो जाएगा। यहाँ देखिए कुछ जो है सेनागार दिया है, जनजाति दी हुई, तो ये आप मिला लेना, देख लेना, यहाँ सही कर ले जाएंगे। आगे देखिए, सूची दी हुई है, उन्हें मिलाना है सूची 1 को सूची 2 से, इस तरीके से। तो ये आप यहाँ से देख करके इसे भी मिलान कर लीजिएगा। वह परिवार जिसमें वंश परंपरा पिता के नाम से चलती है, पितृवंशी परिवार हो गया। वह परिवार कहलाता है जिसमें वंश माँ के, तो मातृवंशी। वह परिवार क्या कहलाता है जिसमें एक ही व्यक्ति एक ही समय में अपने दादा नानी से संबंध रखता है? द्विनामी परिवार। ऐसे ऐसे क्वेश्चन याद रखना, ये थोड़े से हट के हैं, माता पिता वाले तो सभी कर लेते हैं। निम्नलिखित में से वेस्टमार्क का कथन कौन सा है? तो पहला ही वाला है, देखिए, व्यक्ति नहीं वरन परिवार ही समाजशास्त्र के अध्ययन की इकाई है, याद रखना, ऐसा उन्होंने कहा है। समाजशास्त्र के अध्ययन की इकाई किसे माना है? परिवार को माना है। इनमें से कौन सा वाक्य परिवार के ढांचे में होने वाले परिवर्तनों को नहीं दर्शाता? याद रखना, तो परिवार में स्नेह और प्रेम का घटना ऐसा नहीं होता, बढ़ता ही है परिवार में। तो कौन सा वाक्य परिवार के कार्यों में होने वाले परिवर्तनों से संबंधित नहीं है? तो इसका ये हो जाएगा, पति पत्नी के पारस्परिक संबंधों में घनिष्ठता एवं आत्मीयता में कमी आना, ये इससे संबंधित नहीं है। कमी नहीं आती, बढ़ोतरी होती है। पारिवारिक संबंधों में तनाव और संघर्ष, परिवार में मतैक्य और निष्ठा का भंग होना, पारिवारिक चेतना का नष्ट होना और उदासीनता का विकास होना कहलाता है तलाक। जब इस तरीके की कंडीशन आ जाती है तो उसे तलाक कहा जाता है, सभी को पता है। अगला है, देखिए, इनमें से कौन सा कारक पारिवारिक विघटन के लिए उत्तरदायी नहीं है? ठीक है, पारिवारिक विघटन के लिए उत्तरदायी नहीं है, याद रखना। तो प्रेम विवाह नहीं है, बाकी औद्योगिकरण, ये भी परिवार, उद्योग धंधों की वजह से पारिवारिक विघटन हो रहे हैं। ठीक है, नगरीकरण की वजह से और जनसंख्या वृद्धि की वजह से भी। हिंदू लॉ एंड कस्टम, मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये, जेडी मैन की, याद रखना। और ये क्वेश्चन है, देखिए, मिलाने अवधारणा और आवास के नियम जो दिए हुए हैं, ये वाला क्वेश्चन आप देख लीजिए, इसमें दिया हुआ है, यानी इसका सी, इसका बी, इसका ए और इसका डी, इस तरीके से आप मिलान कर लेना यहाँ से देख के। तो दोस्तों, कैसा रहा है वीडियो मुझे ज़रूर बताना। जब आप प्रतिक्रिया देते हैं तो मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगता है। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दें, और खुद सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो कर लें और लोगों को भी बोल दें। एक लाइक ज़रूर कर देना। धन्यवाद।